विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन इतिहास कर रहे थे। उसमें आज हमने करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोल रहे हैं या इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोल रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे पहले जो स्थल मिले हमें वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अगल बगल मिले, इसलिए इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। फिर दूसरा हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, तो इतिहास में एक परंपरा है कि जो पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के नाम पर उस सभ्यता को क्या बोला जाएगा, कि जैसे हड़प्पन कल्चर, हड़प्पा को खोजा गया ना 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी और बाद में फिर माधव स्वरूप वत्स उन्होंने खोजा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि इतिहास जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये इसके बाद जो पहला चैप्टर, जो बड़ा चैप्टर आता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन आता है, और इसको पढ़ के ही आधे से अधिक लोग क्या करते हैं, किताब बंद कर देते हैं। ये बोलते हैं कि यार इतिहास बहुत कठिन है। इतिहास कठिन नहीं है, दरअसल इतिहास अभी शुरू हुआ ही नहीं है। इतिहास तब शुरू होगा जब लिखित साक्ष्य मिलेंगे हमें, और जिसको हम क्या करेंगे, जिस पर हम पूरा विश्वास करेंगे। यहाँ पर जो चीजें मिली हैं वो याद करनी पड़ती हैं या अंदाजा लगाना पड़ता है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, यहाँ से स्नानागार मिला है तो इसमें ऐसा करते होंगे, पुजारी का सिर मिला है तो वैसा ये पुजारी रहा होगा। मतलब ये कुल मिला के ये कोई साक्ष्य नहीं है इन चीजों के, ठीक है। और ये आद्य इतिहास में आता है। किसमें आता है, आद्य इतिहास में आता है। मतलब इसमें लिपि मिली है लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है। जिस दिन पढ़ लेंगे तो आद्य इतिहास से बाहर आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिलहाल आद्य इतिहास में आता है। आद्य इतिहास का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो ऐसे इतिहास को क्या बोलते हैं, आद्य इतिहास। और फिर जब ऐतिहासिक काल शुरू होगा तो लिखा हुआ भी मिला है और उसको पढ़ा भी गया है। जैसे भाई आगे चल के पढ़ते ना, अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं, वो पढ़े भी जा सके, पढ़ लिया गया है ना उन्हें, ठीक है। तो इसमें ये चैप्टर पढ़ने से पहले क्या करना पड़ता है, थोड़ा याद करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, याद करना है, एटलस सामने रखना है, और उसमें क्या करना है, आपने ये देखना है कि भाई कौन कौन से स्थल हमने पढ़ने हैं। बाकी सब चीजें मैं बाद में बताऊंगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपने देखना है कि हमने कौन कौन सी चीजें कवर करनी है। तो अगर मैं बोलूं कि अफगानिस्तान, माना अफगानिस्तान में हमने 2 स्थल देखने हैं, एक मुंडीगाक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इतने से काम चल जाता है कि मुंडीगाक कहाँ है, तो आपने बोलना अफगानिस्तान में है। और एक है सोर्तुगुई, कौन सी जगह, सोर्तुगुई, ये कहां पर है, ये भी अफगानिस्तान में। कहां पर है, अफगानिस्तान में, ठीक है। दूसरा बलूचिस्तान पाकिस्तान। बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पड़ती हैं, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। सुल्तान गंडोर जो कि दाश्त नदी के मुहाने पर है वो पाकिस्तान बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। सुतका कोहो एक जगह पड़ती है, वो वहीं पड़ती है। बालाकोट भी आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। राना घुंडई एक जगह पड़ती है, वो भी बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ती है। कुल्ली बलूचिस्तान पाकिस्तान। क्वेटा घाटी बलूचिस्तान पाकिस्तान। दब सादात ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान। और दबार कोट ये भी बलूचिस्तान पाकिस्तान। भैया स्थल पढ़ने हैं ना, कुछ स्थलों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है हमने, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, इनके बारे में तो बहुत डीप पढ़ना। बनावली है ना, धौलावीरा, ये तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लेकिन मैंने कहा कई बार क्या होता है कि एस्पिरेंट्स क्या करता है, इनको पढ़ता है, याद करता है बहुत अच्छे से, हर एक चीज को देखता है, लेकिन क्या होता है वो पूछता है कि मुंडीगाक कहाँ है, आंसर अफगानिस्तान में। सोर्तुगुई कहाँ पर है, अफगानिस्तान में। तो आपको ऐसे अफगानिस्तान में कौन सी जगह है, सबसे पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन सी जगह है, पाकिस्तान के सिंध में कौन कौन सी जगह है, ये याद करनी है। तो अब मैं तीसरे नंबर पे जो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिंध में, सिंध प्रांत में कौन कौन सी हैं, तो कोट दीजी है, कौन सी, कोट दीजी एक जगह पड़ती है। आमरी एक जगह पड़ती है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोजा गया था स्थल, दूसरा स्थल है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला है ना। अली मुराद एक जगह पड़ती है। चन्हूदड़ो और जुरी रोदड़ो, जुरी
रोदड़ो, ये रोदड़ो रोदड़ो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, जोदड़ो रोदड़ो पाकिस्तान सिंध प्रांत में, ठीक है। ऐसे ही आपने पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में पढ़ना है कि कौन कौन सी जगह है। तो हड़प्पा है, जो पहला स्थल खोजा गया था 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी और उसके बाद में माधव स्वरूप वत्स। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर है। कौन से तट पर? रावी नदी के बाएं तट पर। जबकि मोहनजोदड़ो जो हमने पढ़ा ऊपर, वो सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। ये भी क्वेश्चन बने हैं किसी समय में, क्या बने हैं कि कौन किस नदी के किस तट पर है, ठीक है। तो थोड़ा जब आप एटलस देखते हैं ना, तो सारी चीजें देखनी है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है एक बार कि कहां से पूछा, लेह से पूछा कि लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है या सिंधु नदी के बाएं तट पर है। जब आप एटलस में देखेंगे तो ढंग से देखना है, दाहिने तट पर है, ठीक है। अब कैसे पता करते हैं हम दाहिना तट कौन सा है, बायां तट कौन सा है? जिस तरफ नदी बह रही होती है उस तरफ को मुंह कर दो, तो आपका राइट नदी का राइट होगा, आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट होगा। जैसे आपकी जो ऋषिकेश में गंगा जी है मेरे पीछे बिल्कुल इस तरह से बह रही है, ठीक है, तो उस तरफ को जा रही, तो आपने उस तरफ को मुंह करना है। हम गंगा नदी के दाहिने तट पर बैठे हुए हैं। और जो स्वर्ग आश्रम और ये सब चीजें, जो बीटल्स आश्रम है, ये सब कहाँ है, या जो आपके नीलकंठ जी हैं, वो कहाँ पर है? बाएं तट पर। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में कौन कौन सी जगह पड़ती है? एक हड़प्पा पड़ती है, एक डेरा इस्माइल खाना पड़ता है, डेरा इस्माइल खाना, एक रहमान ढेरी एक जगह पड़ती है, एक जलीलपुर एक जगह पड़ती है। जलीलपुर कौन रहते होंगे यहाँ पर? कहाँ के हैं कि हम जलीलपुर के हैं? पाकिस्तान में एक जगह है जलीलपुर, है ना। चलो, ऐसे एक पंजाब में, फिर पंजाब में जो भारत वाला पंजाब है, वहां पर कौन कौन सी जगह पड़ती है? रोपड़, रूपनगर, रोपड़, रूपनगर। रोपड़ का नाम नहीं लेते हैं सुबह सुबह पंजाब में, क्यों नहीं लेते? रोपड़, है ना, ठीक है, रोपड़। इसका नाम चेंज हो गया, रूपनगर बोलते हैं। दूसरा चक 86, चक 86 एक जगह पड़ती है। एक जगह पड़ती है बाड़ा, एक जगह पड़ती है संघोल। ये सब कहाँ पड़ते हैं? भारत वाले पंजाब में पड़ते हैं, यानी ईस्टर्न पंजाब में पड़ते हैं। कहाँ पे पड़ते हैं? पाकिस्तान वाले पंजाब को वेस्टर्न पंजाब बोलते हैं। पाकिस्तान वाले पंजाब को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न पंजाब, ठीक है। अच्छा, फिर हरियाणा एक जगह पड़ती है, हरियाणा। हरियाणा में राखीगढ़ी, ये प्री हड़प्पन साइट है, यानी प्राक हड़प्पा के कुछ साक्ष्य मिले हैं। कहां से? राखीगढ़ी से। ये कहां पड़ता है? हरियाणा में। बनावली एक जगह पड़ती है, बनवाली या बनावली, ये कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। मिताथल, ये हरियाणा में पड़ता है। दौलतपुर, ये हरियाणा में पड़ता है। रिसवल, ये हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। फिर एक जगह पड़ती है, फिर जम्मू में अगर हम देखेंगे तो मांडा एक जगह पड़ती है, मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पर है। मांडा चिनाब नदी के तट पर है। फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाते हैं अगर हम, तो आलमगीरपुर, जो कि किस नदी के किनारे है? हिंडन, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। फिर बड़ा गांव, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हुलास, यही, हुलास तो ज्यादा दूर नहीं है, सहारनपुर जाइए आप, उसके अगल बगल मिल जाएगा हुलास, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। पहला काम यही करना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपने एटलस में देखना है। एक हिस्टोरिकल एटलस मिलते हैं, इतिहास से संबंधित जो एटलस है वो मिलते हैं, या फिर एक ऐसी बुक मिलती है जिसमें दाईं तरफ उसके बारे में लिखा होता है, बाईं तरफ मैप में बताया हुआ रहता है कि ये जगह कौन सी कहां पर है, ठीक है। तो अब इसके बाद पढ़ना हमने गुजरात। गुजरात में काठियावाड़ पढ़ना है, तो काठियावाड़ में कौन कौन सी जगह पड़ती है? गुजरात काठियावाड़ में लोथल पड़ता है, रंगपुर पड़ता है, रोजड़ी पड़ता है, प्रभास पाटन यानी सोमनाथ, भगतराव, मेघागम, प्रभास पाटन। प्रभास पाटन के अंतर्गत सोमनाथ आ गया, भगतराव आ गया, मेघागम आ गया। ये काठियावाड़ में पड़ते हैं सब। कौन कौन? लोथल, नाम सुने हैं? लोथल का नाम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट साइट है। रंगपुर बड़ी इंपॉर्टेंट साइट है। अब आगे चल के ऐसे क्वेश्चन बनने हैं आपके कि धान की भूसी कहां से मिली जी? रंगपुर से मिली। रंगपुर कहां पर है? गुजरात के काठियावाड़ में। धान की भूसी कहां से मिली? रंगपुर से मिली। रंगपुर कहां है? ये भी याद करना पड़ा, गुजरात के काठियावाड़ में। ऐसे अभी एक ऊपर पढ़ रहे थे हम, राना गुंडई, बलूचिस्तान में पड़ता है। क्या पड़ता है?
यूपीएससी ने कभी क्वेश्चन पूछा घोड़े के दांत कहां से मिले हैं? भाई घोड़े से परिचित नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन क्या हुआ कि घोड़े के दांत मिले कहां से? राना गुंडई से। अब राना गुंडई कहां पड़ता है भाई? बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। घोड़े से परिचित नहीं थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, क्योंकि घोड़ा तो बाद में आता ना, आर्य लोग लेके आते हैं घोड़ा। लेकिन घोड़े की एक मृण मूर्ति मिली है। कहां से मिली है? ढूंढिए जरा, मिट्टी की मूर्ति घोड़े की कहां से मिली है? क्या लोथल से मिली है? तो गुजरात के काठियावाड़ में पड़ता है लोथल। और लोथल किस नदी के तट पर है भाई? लोथल भोगवा नदी के तट पर है। भोगवा नदी के तट पर है लोथल, है ना। और क्या मिला है यहां से लोथल से? लोथल कहां पड़ता है? अहमदाबाद के सराग वाला गांव में पड़ता है। कहां पड़ता है? डॉकयार्ड मिला है यहां से, गोदीबाड़ा मिला है, यहीं से मिला है। हाँ जी नौजवानों, ठीक है। तो लोथल गुजरात के काठियावाड़ में है। कहां पर है? रंगपुर मैंने बता दिया, धान की भूसी, ऐसे याद करना आपने। घोड़े की मृण मूर्ति पूछी थी मैंने, कहां से मिली है? मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, लोथल से मिली। तो अब देखो घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन एक्सेप्शंस हो गए कि राना गुंडई, बलूचिस्तान पाकिस्तान से घोड़े के दांत मिल रहे, है ना, और क्या बोलते हैं लोथल से घोड़े की एक मिट्टी की मूर्ति मिल रही। ठीक है। अब ऐसे ही गुजरात में रन ऑफ कच्छ पड़ता है एक जगह, कच्छ का रन बताया था, जहां पर जंगली गधों का अभ्यारण्य भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आईएएस का क्वेश्चन है। उसी रन ऑफ कच्छ की बात कर रहा हूं मैं। धौलावीरा एक जगह पड़ती है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है आपके लिए। देसलपुर एक जगह पड़ती है। सुरकोटदा एक जगह पड़ती है, सुरकोटदा, है ना। अब कच्छ का रन खाली भारत में नहीं है, कच्छ का रन आगे तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है? पाकिस्तान तक जा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत में ही खत्म हो गया कच्छ का रन। कच्छ का रन कहां तक जा रहा है? आगे तक, सीमाओं से आगे भी जा रहा है। वहां पर एक क्रीक भी है जिसको लेकर बड़ा विवाद है पाकिस्तान भारत के बीच में। किसको? सर क्रीक को लेकर, सर क्रीक को लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऐसे ही अब पढ़ते हम राजस्थान में कौन कौन सी जगह है। तो कालीबंगा, काली चूड़ियां, कालीबंगा मतलब, बंगा मतलब चूड़ियां, है ना, कालीबंगा। बनावली एक जगह पड़ती है, राखीगढ़ी पड़ती है, सॉरी कालीबंगा, बनावली तो हमने अलग पढ़ लिया। बनावली कहां पढ़ा हमने? हरियाणा में। यहां पर राजस्थान में एक ही पढ़ना है आपने, कालीबंगा। क्या पढ़ना है? कालीबंगा। तो अब कुछ जगह जो है वो प्राक हड़प्पा स्थल भी है, मतलब हड़प्पा का भी मिला है, लेकिन प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले का भी मिला। वो कहां कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है, बनावली से मिला है, राखीगढ़ी से मिला है। ठीक है। और रंगपुर और रोजड़ी, ये दो जगह ऐसी हैं जो जहां पर हड़प्पा के बाद के भी सिविलाइजेशन मिली। मैंने आपको बताया ना, अगर हमने जैसे खोदा किसी जगह को, एक सिविलाइजेशन मिली, और खोदा दूसरी सिविलाइजेशन मिली, और खोदा नीचे तीसरी सिविलाइजेशन मिली, मतलब तीसरी सिविलाइजेशन के साक्ष्य मिले। तो इसका मतलब जो सबसे नीचे था वो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन थी। क्या थी? सबसे पुरानी सभ्यता जो थी सबसे नीचे मिलेगी। तो जैसे माना अगर मैं तीन बार खोद रहा हूं, तो जो मैं बोलूंगा प्राक हड़प्पा कहां मिला, सबसे नीचे जो मिला लेयर में वो था प्राक हड़प्पा, बीच में जो मिला वो हड़प्पा, और जो ऊपर मिला वो उत्तर हड़प्पा। समझ में आया? तो कई कई जगह ऐसी हैं जहां पर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर। हड़प्पोत्तर मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद भी वहां पर एक सभ्यता चलती रही बाद तक। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछेगा हो कि प्राक हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं, या पूछेगा प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और हड़प्पोत्तर सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिले हैं। तो उन साइड्स को खास ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया? दूसरा भाई आपने जो याद करना है, पहले याद कर लो तब समझना ये चैप्टर क्या है। पहले याद करना पड़ता है इतिहास में क्या है, और याद ही नहीं करना है, मैंने कहा आपको एटलस में देखना भी है कि ये जगह कहां पर है। समझ में आ गया? पहले भारत में ही थी ये सारी जगह, बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, पाकिस्तान के पास क्या नहीं है, खाने के लाले पड़े हुए, तो क्या खुदाई करेंगे और वो क्या समझेंगे इस चीज को कि सिविलाइजेशन क्या होती है। समझ में आया? फिर दूसरा आपने जो खोजना है, वो क्वेश्चन कई बार क्या होता है कि 2-4 साइट्स दे देगा, फिर उसके खोजकर्ता पूछ लेगा। क्या पूछेगा? कि खोजकर्ता कौन कौन थे। तो कुछ याद कर लीजिए,
हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो आपको हर समय याद होने चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो 1921 में की, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की, बाद में माधव स्वरूप वत्स ने भी की यहाँ पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हर एक प्रश्न को याद करते हुए चले, पहले चरणों में याद करना पड़ता है इतिहास को, ऐसे नहीं कि एक ही साथ लग गए आप सारा याद करने। दूसरी स्टेज में आपने याद किया कि हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में हुई। किसने की, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने की। ये हड़प्पा है कहां पर, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर है। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो परुषणी है। क्या नाम है, परुषणी। ठीक है, ऐसे ही मोहनजोदड़ो भाई कब खोजा गया, तो अगले ही साल खोजा गया, 1921 में हड़प्पा खोजा गया, 1922 में मोहनजोदड़ो खोजा गया। माउंट ऑफ डेड बोलते हैं इसको, माउंट ऑफ डेड मतलब मुर्दों का टीला बोलते थे लोग उसको, है ना। यानी किंवदंतियां जो होती हैं, यानी दादी से पोते, पोते से परपोते जो चलती रहती हैं कि मुर्दों का टीला है जी, मुर्दों का टीला है, बोलते होंगे ना वहां लोग। तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रहता है तभी उसके बारे में क्या क्या रहता है, बोला जाता है। तो किंवदंतियों में मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला बोलते थे। 1922 में खोजा गया, राखलदास बनर्जी ने खोजा। किसने खोजा, सर राखलदास बनर्जी। ये कहां पड़ता है भाई, ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। कहां पड़ता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में पड़ता है। बिना सिंध के हिंद नहीं है, बिना सिंध के हिंद नहीं है। और ये किस नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। देखो आप लोग, कुछ लोग बोलते लिखते नहीं है, लिखने से नहीं होगा, मंडूक विधि से पढ़िए। मैं यहां से बोल रहा हूं, आपने क्या करना है, साथ साथ क्या करना है, तब तक याद करना है जब तक कि याद नहीं हो जाता, बिना देखे नहीं बोल लेते आप। ठीक है, मंडूक विधि समझते हैं, प्राचीन वैदिक शिक्षा जो थी वो मंडूक विधि पर आधारित थी। मंडूक विधि समझ रहे हैं ना, उसमें पुस्तकों का स्थान नहीं होता है, पुस्तक गुरुजी के पास रहती है, बाकी छात्र क्या करते हैं, तब तक टरटराएंगे जब तक क्या नहीं होगा, याद नहीं होगा, जब तक कंठ के अग्रभाग पर नहीं आ जाती वो विद्या। समझ में आया, ठीक है। सुतकान गेंडोर एक जगह पड़ती है, 1927 में खोजी गई। इसको किसने, आर.एल. स्टाइन ने खोजा, आर.एल. स्टाइन ने खोजा। ये कहां पड़ता है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। सुतकान गेंडोर दाश्क नदी के मुहाने पर है। किसके मुहाने पर है, दाश्क नदी के मुहाने पर है। अच्छा एक चीज मैं आपको बता देता हूं, उत्तराखंड पीसीएस वालों ने क्वेश्चन पूछा, 20 शब्दों में पूछा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके सभी स्थलों को, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के स्थलों को क्या करें, लिखें। तो अगर हम लिखने बैठते भाई तो फिर तो 50-100 शब्द में जाते, तो कुछ नहीं करना था उसमें भाई, 20 शब्दों में पूछा उन्होंने। आपने खाली क्या करना था, एक प्लस बनाना था, प्लस में एक तरफ लिखना था पूरब, एक तरफ लिखना था पश्चिम, एक तरफ लिखना था उत्तर, एक तरफ लिखना था दक्षिण। ठीक है, पूरब में लिखना था आपने क्या, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, और साथ में लिखना था आपने हिंडन नदी के तट पर है। पश्चिम में लिखना था आपने सुतकान गेंडोर, क्या लिखना था, सुतकान गेंडोर दाश्क नदी के मुहाने पर है, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, हो गया। फिर उत्तर में जाना था, आपने लिखना था जम्मू कश्मीर, मांडा, मांडा चिनाब नदी के तट पर, क्या लिखना था, मांडा चिनाब नदी के तट पर। फिर आपने दक्षिण में आना था, साउथ में लिखना था दैमाबाद महाराष्ट्र और प्रावरा नदी के तट पर। बस इतना लिख दो, 20 शब्द हो गए। एग्जामिनर को पता चल गया, 2 में से खरे 2 नंबर देगा आपको। क्या नंबर देगा, अब आप अगर लिखने बैठे, माना कि सिंधु घाटी का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था जो कि हिंडन नदी, ये तो 20 शब्द तो यहीं पे खत्म हो गए। तो कभी कभी चतुराई से काम करना पड़ता है। तो कुछ नहीं, 20 शब्दों में इसलिए पूछा कि कम शब्दों में आप कैसे बताते, तो मेरे ख्याल से जो मैंने बताया आपको वो 20 के आसपास या 20 से कम ही होगा, 20 से ज्यादा नहीं होगा। और वो सब कुछ कह गया है, क्या कह गया है भाई, 3-4 शब्द हमने यहाँ लिखे, 3-4 शब्द यहाँ लिखे, तो 3-4-4 8, 4-12, 4-16, 1-2 चीजें और लिख दो। अगर आपको खोजकर्ता पता है तो वो लिख दो, वैसे इतना लिखना नहीं चाहिए। उसने स्थल पूछा तो स्थल ही बताने आप, ठीक है।
तो चनूदड़ो भाई कहां पर, सुल्तान गंडोर बता दिया मैंने, आर एल स्टाइन ने खोजा बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चनूदड़ो 1931 में खोजा गया। ये एम.जी. मजूमदार, किसने खोजा भाई, एम.जी. मजूमदार, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है ये, कहां पर, और ये सिंधु नदी के ही तट पर है। किस पर है। फिर रंगपुर खोजा गया 1935 से लेके 47 तक, माधव स्वरूप वत्स, ये इंपॉर्टेंट जगह है भाई, रंगपुर धान की भूसी मिली थी यहां से। क्या मिली थी, रंगपुर। 1935 से 47 के बीच में माधव स्वरूप वत्स ने खोजा। ये रंगपुर कहाँ पड़ता है, ये अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में पड़ता है और भादर नदी के तट पर है। कहीं कहीं पर मादर लिखा होता है, कहीं पर भादर लिखा होता है, चेक कर लीजिएगा उसको, है ना। हम लोगों ने भादर पढ़ा है, भादर नदी के तट पर, ठीक है। या जो नई किताबें हैं उसमें मादर लिखा हुआ है, ठीक है। तो रंगपुर जो है वो भादर नदी के तट पर है, अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में है। उसके बाद कोटदीजी खोजा गया। कोटदीजी 1935 में धुरिये ने खोजा इसको। किसने खोजा, धुरिये ने खोजा। ये कहाँ पड़ता है, ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, ये सिंधु नदी के तट पर है। किस तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। फिर अगला कौन सी जगह बताई मैंने, धुरिये वाली, ठीक है। फिर उसके बाद रोपड़ 1953-1955, यज्ञदत्त शर्मा, ये पंजाब में पड़ता है भारत वाले में, और सतलज नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर है रोपड़, ठीक है। तो भाई यहां से क्या क्वेश्चन पूछा, यहां से क्वेश्चन पूछा कि आजादी के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था। आंसर रोपड़ था, 1953-55। किसने खोजा, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। पंजाब में है भारत वाले, और कहां पर है, सतलज नदी के तट पर। पंजाब में जा रखा था मैं, ठीक है, और किसी शादी में था, बारात में था, तो वहां सुबह सुबह मुझे लगा यार, किसी ने बताया था मुझे कि रोपड़ नजदीकी है, तो मैंने पूछा किसी से कि रोपड़ का रास्ता कहाँ है, किसी ने नहीं बताया। मतलब वो बड़े हिकारत भरी निगाहों से देखा, यार सुबह सुबह क्या नाम लेना है। तो मैंने यही पूछा कि भाई कितनी दूर है रोपड़ यहाँ से, कैसे कैसे करके जाना है, तो किसी ने बताया नहीं। सुबह सुबह 6-7 बजे की बात होगी। मैंने कहा यार जब तक बारात वगैरह निपटती है तब तक मैं एक जरा साइड देख के आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज है। तो रोपड़ का नाम चेंज हो गया, क्या बोल रहे हैं, रूपनगर, हाँ रूपनगर। अगला कालीबंगा 1953, अमलानंद घोष। कालीबंगा को किसने खोजा भाई 1953 में, अमलानंद घोष ने खोजा। ये कालीबंगा कहाँ पड़ता है, गंगानगर राजस्थान में पड़ता है। घग्गर किस नदी के तट पर है, घग्गर। पहले एक नदी थी हमारी, विलुप्त हो गई, सरस्वती और दृश्यवती जो नदियां थी वो क्या हो गई हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन अभी हाल ही में खोजा गया है तो मीठा जल निकला हरियाणा से, तो पता चला है कि साक्ष्य मिले हैं पुरानी नदी के। किसके, सरस्वती के। वैदिक वेदों में भी सरस्वती का उल्लेख बहुत सम्मान के साथ हुआ है। गंगा नदी का तो एक ही बार उल्लेख हो रखा है वेदों में। कितनी बार, गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। हाँ, तो पहले जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, सरस्वती नदी थी। तो भाई अभी भी समय है, चेत जाओ, है ना। जिस प्रकार से दोहन कर रहे हो, जिस प्रकार से विकास के इंजन क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियां भी बोलें कि हाँ एक गंगा नदी हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम। उसका क्या करो, संरक्षण करो। और गंगा पे करोड़ों रुपए खर्च करने, सरकार द्वारा खर्च करने से नहीं बचेगी गंगा, आप लोगों के प्रयासों से बचेगी। जब भी आपको लग रहा है कि कहीं पर पोल्यूशन हो रहा है, पहले तो खुद अगर आपके है साफ करने लायक है तो आप खुद ही उठा लो और दूसरे को भी रोको। क्या करने से, गंगा को पॉल्यूट करने से। समझ में आया, प्रदूषित होने से। और जबरदस्ती मत करो, उन ग्लेशियर्स के दर्शन करने जरूरी नहीं है आपके। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं किया दर्शन तो आपका जीवन असफल हो जाएगा। कई लोग है ना जबरदस्ती चले जाते हैं, कहाँ, जहां से निकल रही है गंगा गौमुख में। अगर आपके अंदर अध्यात्म है तो ही जाइए, वो भी परमिशन लेनी पड़ती है डीएम से, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। खाली सेल्फी खिंचाने मत जाइए कि मैं पहुंच गया देखो गौमुख। आपके जाने से भी क्या होता है, ग्लेशियर बड़े, मैंने कहा ना, बड़ा सेंसिटिव जोन होते हैं ये।
चलो जी, कहाँ? कालीबंगा, अमलानंद घोष, गंगानगर राजस्थान, घग्गर नदी के किनारे। फिर लोथल, वो बताया था मैंने आपको, अहमदाबाद के सराग वाला गांव में। कहां पर? अहमदाबाद, काठियावाड़, गुजरात, सराग वाला गांव, भोगवा नदी के तट पर, है ना। 1955-63 के बीच में खोजा गया। ये S.R. राव ने खोजा इसको। किसने खोजा? S.R. राव ने खोजा। फिर उसके बाद आलमगीरपुर एक जगह पड़ती है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है, मेरठ के आसपास पड़ती है, ठीक है। हिंडन नदी के तट पर है आलमगीरपुर। और सबसे दाहिना, राइट में, मतलब सबसे पूर्वी स्थल जो खोजा गया वो कौन सा? आलमगीरपुर, 1958 में, यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, ठीक है। फिर एक जगह पड़ती है सुरकोटदा। एक तो सुतकान गेंडोर पढ़ दिया हमने, एक हमने पढ़ा सुरकोटदा। सुर, ये 1972-75 में खोजा गया, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ, सॉरी कच्छ गुजरात में है। ये भी दाश्क नदी के आसपास है। कच्छ गुजरात, दाश्क नदी के किनारे है। जगतपति जोशी ने खोजा इसको। किसने खोजा? जगतपति जोशी जी ने खोजा सुरकोटदा को। फिर बनावली है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। बनवाली, बनावली और धौलावीरा, इन दोनों को रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा। किसने खोजा? एक थे यहां पर स्टूडेंट, रविंद्र सिंह बिष्ट। क्वेश्चन आया किसने खोजा, वो बिल्कुल सही करके आए। तो मैंने कहा यार कैसे याद रहा आपको? उन्होंने कहा मेरे नाम का व्यक्ति है जिन्होंने खोजा है ना। तो रविंद्र सिंह बिष्ट, बनावली और धौलावीरा। बनावली जो है 1973-74 में खोजा गया। R.S. बिष्ट ने खोजा। कहां पर पड़ता है? हिसार, हरियाणा में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। प्राचीन सरस्वती जो है उसके किनारे है। धौलावीरा भी जो है वो कच्छ ऑफ, धौलावीरा जो है कच्छ ऑफ रन ऑफ कच्छ में है, गुजरात में, लूणी नदी के किनारे है। इसको भी R.S. बिष्ट ने खोजा। किसने खोजा? R.S. बिष्ट ने खोजा। उसके बाद राखीगढ़ी एक जगह पड़ती है, 1997-99 में खोजा गया। अमरेंद्र नाथ ने खोजा इसको, हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे। फिर दैमाबाद, ये सबसे दक्षिणी स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, 1974-79 में खोजा। जगतपति जोशी ने खोजा इनको। जगतपति जोशी जी ने ही सुरकोटदा खोजा था। जगतपति जोशी जी ने ही दैमाबाद खोजा। ये अहमदाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है, सरस्वती नदी के किनारे। अहमदनगर महाराष्ट्र। उसके बाद देसलपुर एक जगह पड़ती है, 1963-64 में खोजी गई। केवी सौंदरराजन ने खोजा इसको, कच्छ गुजरात में खोजा। कहां पर खोजा? कच्छ गुजरात में खोजा, ठीक है भाई। दो क्वेश्चन और पूछे गए हैं। नदी पूछी उन्होंने कि बालाकोट किस नदी के किनारे है? तो विदार नदी के किनारे, अरब सागर। मिंदार नदी के किनारे, अरब सागर। एक पूछा सोतका कोहो किस नदी के किनारे है? तो सादी कौर, ये अरब सागर, ठीक है, अरब सागर। तो दो क्वेश्चन और बने हैं आपके कहीं यूपी में या किसी पीसीएस में बने हैं कि सोतका कोहो किस नदी के किनारे? तो सादी कौर। और एक मैंने आपको बताया बालाकोट, तो ये विदार नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, उसके किनारे। इतना क्लियर हो गया। फिर थोड़ा सा आपने समझना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के निर्माता कौन थे, किसने क्या कहा। तो दो चार नाम याद रखने हैं आपने। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जो हैं इतिहासकार, उन्होंने कहा आर्य ही कौन थे? सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। कौन थे? आर्य ही सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ये किसने कहा? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी ने कहा। फिर सिंधु सभ्यता के निर्माता सुमेरिया के लोग थे। सुमेरियन बोलते हैं मेसोपोटामिया, इराक। मेसोपोटामिया कहाँ का नाम है? इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। दजला और फरात, दो नदियों के किनारे सभ्यता मिली है वहां पर। दजला को यूफ्रेटस बोलते हैं, फरात को आज क्या बोलते हैं? टिग्रिस बोलते हैं। यूफ्रेटस और टिग्रिस के संगम पर एक शहर है बसरा। कौन सा शहर है? बसरा एक शहर है। तो गार्डन चाइल्ड बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे? सुमेरियन लोग थे। सुमेर सभ्यता से ही इस सभ्यता का क्या हुआ? विकास हुआ। राखलदास बनर्जी बोलते हैं द्रविड़ सभ्यता। कौन सी? द्रविड़ सभ्यता के लोगों ने सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। यानी सिंधु सभ्यता में जो लोग रह रहे थे वो नगरीय सभ्यता थी। आर्यों का आक्रमण हुआ, ठीक है, क्या हुआ?
मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं ना कि सिंधु सभ्यता के पतन का कारण क्या है, आर्यों का आक्रमण है। कौन बोलते हैं? आर्यों ने आक्रमण किया और ये लोग भागकर कहां चले गए, दक्षिण भारत चले गए। तो इसलिए बोला कि द्रविड़ लोग जो थे वो क्या थे, राखलदास बनर्जी ऐसा बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर बोलते हैं कि दस्यु और दास जो थे वो सिंधु सभ्यता के निर्माता थे। दस्यु और दास, दस्यु डाकुओं को कहा जाता है वैसे, ठीक है, और दास। इतना समझ में आ गया? तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं। ये बता देता हूँ कि ऐसा भी बना कि सबसे पहले हड़प्पा के टीले को किसने देखा, तो चार्ल्स मेसन ने देखा। उसके बाद किसने देखा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा। कभी कभी ये पूछा कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, तो 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर था। उस समय का आंसर 1299 600 किलोमीटर स्क्वायर था। उसके बाद हो सकता है कई नए स्थल खोजे गए हों, एरिया क्या हो, बड़ा हो। कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। कभी कभी ये पूछा कि क्या सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं। कभी कभी ये पूछा हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये नाम क्यों पड़े। तो सिंधु सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता पहले ही बता दिया मैंने, इसलिए पढ़ा कि शुरू में जो स्थल मिले वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के अगल बगल मिले। हड़प्पा सभ्यता इतिहास की परंपरा है कि पहला स्थल जो खोजा जाएगा उसके नाम पर उस सभ्यता का नाम पड़ता है। ठीक है, कभी कभी क्या पूछा उन्होंने, क्या पूछा भाई, कार्बन तिथि पूछ ली उन्होंने। तो पहले बड़ा इंपॉर्टेंट होता था कि सर जॉन मार्शल ने क्या कहा, अर्नेस्ट मैके ने क्या कहा, माधव स्वरूप वत्स ने कितना बताया, सीजे गैड ने कितना बताया, मार्टिमर व्हीलर ने कितना बताया, फेयर सर्विस ने कितना बताया। ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कार्बन डेटिंग निकल गई है। कार्बन 14 जो होता है, C14, ये नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो तिथि है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कितना? 2500 से 2500 मतलब ईसा पूर्व। आप इस समय एना डोमिनी में हो, 2024 चल रहा है, 2024 में जोड़ दो 2500, कितना हो गया? अरे 2500 में 2024 जोड़ दो, कितना हो गया? हाँ जी, ढंग से जोड़ो यार, मैच करनी है। 2500 में बोल रहा हूं मैं, 2024 जोड़ रहे हैं, 4524। इतने साल यानी 4500 साल पहले। अब देखेंगे आप, आश्चर्य करना, क्या करना, आश्चर्य करना कि यार उस जमाने की सड़कें इतनी चौड़ी थी, समकोण पर कटती थी, ड्रेनेज पैटर्न गजब का था, है ना, 2 मंजिले मकान भी थे, घर के अंदर नहाने धोने सब चीजों की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। ठीक, इवन इस तरह से बनाए गए थे कि मतलब कबाड़ रुकता ही नहीं था, कहाँ पर, सड़कों पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने कि वृत स्नानागार भी मिला है, अन्नागार भी मिला है, पुजारी का एक सिर जो मिला है उसका यार शॉल बड़ा गजब का लगता है, दाढ़ी में कंघी कर रखी उसने, क्या कर रखी, कंघी कर रखी है, शॉल में फूल बने हुए हैं, जो उसने लपेटा हुआ है कपड़ा उसमें क्या बने हुए, फूल बने हुए। कब्रिस्तान मिले हैं, युगल समाधान मिला है, मतलब स्त्री और पुरुष को क्या किया गया है, एक साथ दफनाया गया है। ऐसा क्या था भाई, साथ मरेंगे साथ जिएंगे, है ना, उस जमाने में भी था क्या, जिएंगे मरेंगे क्या, साथ जीने को प्रेम कहते हैं, साथ मरने को प्रेम नहीं कहते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है युगल समाधान जो मिला हो, एक साथ मरे हो, उन दोनों को एक साथ दफना दिया गया हो, बोला गया हो इस लोक में तो वो एक साथ नहीं थे, परलोक में क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। हो सकता है क्या विवाह के लिए मना किया गया हो, युगल समाधान। या ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी दोनों क्या हुए हो, एक साथ मरे हो, युगल समाधान। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें दिखेंगी आपको, और आप आश्चर्यचकित होंगे कि आज से 4500 साल पहले भी पकाई हुई मिट्टी की ईंटों के मकान बने हुए थे। क्या बने हुए थे? और वो ईंटें बहुत गजब की थी, आज की ईंटों जैसी नहीं थी कि 2 ईंटें यूं की और टुकड़े हो गए। वो ईंटें बहुत मजबूत ईंटें हैं। कौन सी? क्योंकि भट्टे में ढंग से पकाई गई है, कुंभकार के भट्टे मिले हैं जिसमें ईंटें पकाई गई थी। ठीक है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं। कुछ तो हमें ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का क्या था, व्यापार अन्य देशों के साथ भी था। क्योंकि मक्खी की आकृति की एक गुड़िया बोलते हैं, जो माला का एक दाना होता है, वो इजिप्ट की एक कब्र में भी मिली है।
भाई वहां कहां से पहुंची, इसका मतलब इनके बीच में क्या था, व्यापार था। समझ में आ रहा है? तो जब आप आश्चर्य व्यक्त करोगे तब आपको इंटरेस्ट आएगा इतिहास में, वरना नहीं आएगा। वरना तो यह है कि खुश रहो, अपना खाओ पियो मौज करो, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, है ना, फिर क्या दिक्कत है। लेकिन इस धरती पर कौन लोग थे, क्या सभ्यताएं थी, वो आप इतिहास बताएगा। इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। इसके बाद भी अगले लेक्चर में बताऊंगा।